गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आपको पता है कि हमने मेंडल के टॉपिक को शुरू किया है। इससे पहले हमने मेंडल के बारे में जाना कि उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या उसने लाइफ में फेस किया, फाइनली उसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और वो था पी प्लांट पायसम सैटिवम। आज हम देखेंगे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, उसने क्या थ्योरीज, प्रिंसिपल और लॉज दिए, क्या सारे लॉज उसके यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए गए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मेंडलिज्म पार्ट 2 को लेके। अब देखिए, मैंने आपको कल ही बोला था कि मेंडल ने प्योर प्लांट सेग्रीगेट करके रखे थे, और वो प्योर प्लांट में क्या दिखाया हुआ था कि या टाल होंगे या शॉर्ट होंगे, या येलो कलर के सीड होंगे या फिर ग्रीन कलर के होंगे, है ना, या राउंड होंगे या रिंकल होंगे। तो मेंडल ने क्या किया, चूंकि ये मैथमेटिक्स में बेहद ज़्यादा प्रोमिनेंट था, मैथ में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसने सोचा कि मैं करेक्टर को कैसे स्टडी करूँगा। तो क्यों ना पहले मैं एक करेक्टर के ऊपर फोकस करूं और फिर मैं देखूं कि पेरेंट्स से वो ऑफस्प्रिंग में कैसे जाते हैं, और बाद में मोर देन वन करेक्टर के ऊपर देखा जाएगा। तो याद रखिएगा कि मेंडल एक्सपेरिमेंट वाइज तो जीनियस है ही है, लेकिन वो मैथमेटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। डेट इज़ वाई वो डाटा कंपाइल कर सका। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहले उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा। मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड का मतलब दो वैरायटियों को मिला के एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करना। और इसमें क्या कंसिडर किया उसने, इसमें उसने कंसिडर किया हाइट ऑफ द प्लांट, कि प्लांट जो हाइट, इसे हम कंसिडर करेंगे कि ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, राइट। तो उसने एक प्लांट लिया जो टाल था और दूसरा प्लांट लिया शॉर्ट था। अभी देखिए, अभी तक मेंडल को ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। उसने सिंपली प्योर टाल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट लिए एंड नथिंग एल्स। जब इन दोनों की क्रॉसिंग कराएगी, ठीक, मतलब आप लेके चलिए कि जो टाल प्लांट के एंथर थे उसको स्टिग्मा ऑफ द शॉर्ट प्लांट में ट्रांसफर किया गया, तो जो फर्टिलाइजेशन हुई, सीड बने, जब उन सीड को ग्रो किया गया तो उसने देखा कि सारे ही प्लांट जो है वो टाल था। मतलब ये तो नहीं था, प्लांट जो होते थोड़े लॉन्ग होते, शॉर्ट होते तो भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन हो क्या रहा था, सारे के सारे टाल निकले। फिर मेंडल ने सोचा कि अब मैं इसकी सेल्फिंग कराऊंगा, मतलब अब इसकी क्रॉसिंग किसी और के साथ नहीं कराऊंगा और इसकी सेल्फिंग कराऊंगा। सेल्फिंग का मतलब होता है कि इसके जो एंथर है वो इसी के स्टिग्मा के साथ गए, जो दूसरा है उसकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, राइट। फिर जब इसने सेल्फिंग कराई तो इसने नोटिस किया कि जितने भी सीड प्रोड्यूस हुए, जितने भी, मतलब यहां पर तो मैंने 3 टाल और 1 शॉर्ट लिखा, ये एक रेशियो निकली हुई थी, तो उसमें 3 गुना प्लांट ऐसे थे जो टाल थे और 1 गुना प्लांट, ठीक। तो रेशियो बन गई थी 3:1। अब इस चीज को मैं, ताकि आपको समझ आए कि मैंने क्या बात की, तो मेंडल ने ये सोचा कि इनके जो उसके, उस वक्त तो जीन का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, और मेंडल ने जो टर्म कॉइन की थी वो थी मैकमेलियन। प्रदीप की बुक में लिखा होगा फैक्टर, लेकिन एक्चुअल में ये था मर्कमेलियन। तो जीन का तो बड़ी देर के बाद टर्म कॉइन की गई जीन में। एक्चुअली इस टाइम पे तो जेनेटिक्स का नामो निशान नहीं था। तो मैंने पहले ही बोला था, जब आप मेंडल के बारे में पढ़िएगा तो आप सोच के चलिएगा कि इस वक्त अभी जेनेटिक्स शुरू नहीं हुई, ही इज़ द पॉइनर वर्कर।
तो इसकी जीनियस देखो, इस बंदे ने टाल और शार्ट को करके उसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके ये गेस लगाया कि टाल के अंदर किसी करेक्टर को कंट्रोल करने वाले 2 फैक्टर आर मर्कमेलिन होते हैं। चूंकि ये प्योर टाल था, इसमें 2 कैपिटल टी से डिनोट किया गया और ये इसमें 2 स्मॉल टी के साथ डिनोट किया गया। फिर इसने बोला कि एट द टाइम ऑफ जब इसके एंथर बने होंगे, जब ओब्यूल बना होगा, मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो जब गैमीट बना होगा तो ये जो टी है ये सेग्रीगेट, राइट। तो सेग्रीगेट कैसे, एक टी एक गैमीट में गया होगा और दूसरे गैमीट में गया होगा, राइट। तो फिर इसने बोला कि लेके चलिए कि एंथर में आया हुआ था जो कि लंबी हाइट का था और ओब्यूल में एक टी का था, राइट। जब फर्टिलाइजेशन हुई तो जो उसमें एक लंबी हाइट का और एक छोटी हाइट का सीड बना हुआ था, मतलब वो जो करेक्टर आया हुआ था। लेकिन जब इस प्लांट को ग्रो किया गया तो इसका जो फिनोटाइप था, मतलब दिखने में था, अंदर से जैसा मर्जी हो, देखने में ये टाल था। तो मेंडल इस चीज में तो कंक्लूजन में था कि भाई इस प्लांट में आधे करेक्टर तो अगर सिर्फ एक्सप्रेस टाल वाले ने किया है और डवार्फ वाले ने नहीं किया, इसका मतलब डवार्फ वाला एक्सप्रेस नहीं करता जब तक टाल वाला उसके साथ हो, राइट। तो दैट इज वाई इसने कंसेप्ट निकाला डोमिनेंट एंड रिसेसिव, जो हम इस स्लाइड के आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिए यहां पे मेंडल के दिमाग में आया कि टाल को जब मैं डवार्फ के साथ क्रॉसिंग करवा रहा हूं तो टाल वाला तो एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन ड्वार्फ वाला एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो इट मींस टाल वाला डोमिनेंट है और ड्वार्फ वाला रिसेसिव है। फिर मेंडल को लगा क्या ऐसा है कि ड्वार्फ वाला का जो करेक्टर है वो हमेशा के लिए एक्सप्रेस हो जाएगा या कभी एक्सप्रेस भी करेगा। तो उसने इस चीज को इंश्योर करने के लिए इसकी सेल्फिंग कराई। अब आपको पता है कि एक प्लांट जिसके अंदर एक टाल वाला जीन होगा और एक शॉर्ट वाला जीन होगा, जब इसकी लाई जाएगी, सेल्फिंग का मतलब इसी के एंथर, इसी के पोलन को इसी के ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन करिए। तो ऑब्वियसली बात है इसकी क्रॉसिंग फिर किसके साथ हो रही है, सेम टाइप ऑफ द जीनोटाइप आज के टाइम पे। तो जब इसकी क्रॉसिंग कराएगी तो हम गैमीट को सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो सोचो सेल्फिंग में एक टी जो था वो भी चांस हो सकता है, तो वो ये है और दूसरा वो ये है, ठीक। ये मेल ये फीमेल के केस में लगा के चलिए। तो फीमेल में जो ओब्यूल है तो आपको पता ही है कि गैमीट सेग्रीगेट करते हैं, तो जहां तो उस ओब्यूल में कैपिटल टी होगा जहां उसमें स्मॉल टी होगा। इसी तरीके से जो मेल के सेम है, जहां उसमें कैपिटल टी होगा स्मॉल टी होगा। तो प्रोबेबिलिटी है, तो इसने देखा जब टी और टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी जब सेल्फिंग करेंगे दूसरे कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक प्योर कैपिटल टी वाला प्रोड्यूस होगा, दैट इज टाल, ठीक है। और 2 जो होंगे वो होंगे टाल लेकिन जीनोटिपिकली वो हाइब्रिड होंगे, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो, तो हम लोग क्रॉसिंग करवाते हैं, एक साइड पर एक गैमिट, उसके नीचे दूसरे गैमिट जो रिप्रेजेंट करता है ये फीमेल के गैमिट है, टॉप पर हम मेल वाले गैमिट लिख देते हैं, वो भी टी और टी बनने थे। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा है, एक प्योर टाल, 2 हाइब्रिड टाल और एक प्योर डवार्फ। इसका मतलब डवार्फ वाला जो है वो एक्सप्रेस करता है। 2 डवार्फ वाले ने F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं किया था, बट उसने अगली जनरेशन दैट इज F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो फिनोटिपिकली देखा जाए जब ये सीड ग्रो करेंगे तो हमें देखेंगे 3 बड़े प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, दैट इज रेशियो ऑफ 3:1। लेकिन जीनोटिपिकली देखा जाए तो एक प्योर प्लांट जो है वो डोमिनेंट वाला, एक प्योर प्लांट रिसेसिव वाला, 2 ऐसे थे जो हाइब्रिड थे। तो जीनोटिपिक रेशियो इनकी बन जाती है 1:2:1। तो यहां पर मेंडल ने 2 चीजों के ऊपर फोकस किया कि भाई F1 जनरेशन में एक एक्सप्रेस कर रहा था, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। जो एक्सप्रेस कर रहा था वो डोमिनेंट होगा
और जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था वो रिसेसिव होगा। दूसरा उसने ये कंक्लूड किया कि जब मैंने सेल्फिंग करवाई तो अगली जनरेशन में जो डोमिनेंट था वो तो एक्सप्रेस कर ही रहा है, लेकिन रिसेसिव वाले ने भी एक्सप्रेस किया। फिर मेंडल ने एक और मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया जो कि कलर ऑफ सीड है। ऐसे तो इसने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं कलर ऑफ सीड, येलो कलर और ग्रीन कलर। जब दोनों की क्रॉसिंग करवाई गई तो जो F1 जनरेशन में सीड बना वो था येलो कलर का, राइट, आप देख सकते हो। तो ये येलो कलर का सीड था, तो इसका मतलब येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव है, क्योंकि उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। तो मेंडल ने सोचा कि भाई जैसे टाल वाले ने एक्सप्रेस किया था तो डवार्फ वाले ने सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस किया, तो क्या ऐसा है कि ग्रीन वाला भी रिसेसिव होगा, वो अगली जनरेशन में वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा कि हमने हाइट ऑफ द प्लांट में देखा। तो उसने सेल्फिंग करवाई और सरप्राइजिंगली रिजल्ट सेम टाइप के आ रहे थे। 3 सीड ऐसे निकले जो कि येलो थे और 1 सीड ऐसा निकला जो कि ग्रीन था। तो अगर आपको याद हो तो प्लांट की हाइट में भी 3 ऐसे थे जो टॉल थे और 1 ऐसा था जो शॉर्ट था। और फिर से यहाँ नीचे चार्ट लेके जो बताया जा रहा है कि अगर आप देखोगे तो इनकी जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 है, क्योंकि देखने में लगता है 3 येलो और 1 ग्रीन, लेकिन जिनोटिपिकली देखा जाएगा तो ये होगा 1:2:1। जो येलो 1 होगा वो प्योर होगा, 2 ऐसे होंगे जो हाइब्रिड में होंगे और 1 फिर से ऐसा होगा जो कि ग्रीन में है। तो चलिए हम दूसरी साइड से फिर से ऐसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो लेके चलिए, मेल वाला जो था वो प्योर येलो था, फीमेल वाला प्योर ग्रीन था। मेल के गैमिट जो है कैपिटल वाई 2 टाइप के बन गए, फीमेल के गैमिट स्मॉल वाई 2 टाइप के बन गए। F1 जनरेशन जो थी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आया जो कि हाइब्रिड था लेकिन था येलो। दैट तो यहां पर देखते हुए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा है जैसा हमने अभी अभी हाइट ऑफ द प्लांट के ऊपर फोकस किया। वहां भी एक टाल लिया था, एक डवार्फ लिया था, है ना। सेम देखो रिजल्ट वैसा ही बन रहा है। वहां पर भी एक ही ने F1 जनरेशन में एक्सप्रेस किया था और यहां पर भी एक ही F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहां भी देखो, यहां पर भी क्या था कि 3 येलो F2 जनरेशन में बन रहे हैं और 1 ग्रीन जो है F2 जनरेशन में बन रहा है, राइट। तो चलिए हम पिछली वाली स्लाइड में जाते हैं। यहां भी देखिए आपको दिखने में क्या लग रहा था कि एक जो था वो प्योर टाल था, 2 हाइब्रिड टाल थे और 1 प्योर डवाब था। तो ऐसा देखा जाए फिनोटिपिकली तो 3 टाल और 1 डवाब थे। यहां भी फिनोटिपिकली देखो तो 3 येलो कलर है और 1 ग्रीन कलर है। मतलब क्रॉस जो मर्जी करेक्टर लेके चलो, रिजल्ट हमारा सेम टाइप का आ रहा है। वहां पर फर्क ये था कि वो हाइट की बात की जा रही थी, यहां पर डिफरेंस ये है कि हम कलर ऑफ द सीड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो दोनों में सेम है। तो आप एग्जाम में चाहे पहले वाली एग्जाम्पल कोड करें चाहे ये वाली एग्जाम्पल कोड करें, लेकिन दिमाग में रख के चलिएगा कि आपका जो रेशो बन रही होगी वो सेम बननी चाहिए। नहीं बनेगी इट मीन्स आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। तो एनी हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 येलो कलर के बने हैं, तो आपने पीछे भी पढ़ा, ठीक। तो ये फिनोटिपिकली येलो दिख रहे हैं, 3 येलो और 1 ग्रीन, दैट इज फिनोटिपिकली। अगर हम जिनोटिपिकली बात करें कि जो जिनोटाइप की रेशो थी उसमें क्या था, तो देखिए उसमें 1 प्योर येलो है, 1 प्योर ग्रीन, जैसे कि वहां पर 1 प्योर टाल 1 प्योर डवार्फ और 2 हाइब्रिड हैं। येलो तो है लेकिन हाइब्रिड है। तो उस केस में 2 जो थे वो टाल तो थे लेकिन हाइब्रिड के थे। तो चलिए हम यहाँ क्रॉस पर अच्छे से समझने की कोशिश फिर से करते हैं। तो ये मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो 1 प्योर येलो मेल लिया, 1 प्योर ग्रीन फीमेल ली। मेल के जो गैमिट थे वो कैपिटल वाई ही बनेंगे क्योंकि प्योर है, और फीमेल के जो गैमिट हैं वो स्मॉल वाई ही बनेंगे क्योंकि उसमें जीनोटाइप ही यही है। जो F1 जनरेशन बनेगी तो वो क्या होगा, 1 कैपिटल वाई और 1 स्मॉल वाई, राइट। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो हैं
ये जब बनेंगे तो कैपिटल वाला एक्सप्रेस कर रहा होगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन हाइब्रिड येलो बना। अब यहाँ पे लिखा हुआ हाइब्रिड येलो आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। इनकी जब आप सेल्फिंग करवाओगे तो मतलब क्रॉसिंग कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज टू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इनके गैमिट कैसे बनेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई मेल की तरफ से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई फीमेल की तरफ से, और उसका क्या रिजल्ट आएगा? 25% प्योर येलो, ठीक, 50% हाइब्रिड येलो और 25% जो है वो ग्रीन आएंगे। तो बच्चे आप टेबल में भी देख सकते हैं और यहाँ जो क्रॉस है वहां भी देख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट क्रॉस मेंडल ने 3 लॉ दिए। पहला लॉ ऑफ यूनिट और पेयर फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो तीनों लॉ मोनोहाइब्रिड के ऊपर थे। तो क्या लॉ बोलता है यूनिट और पेयर फैक्टर? कहता है कि हर एक करेक्टर जो होता है वो एटलीस्ट अ पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल करता है, ठीक है, जहां प्लांट लंबा होगा जहां छोटा होगा। याद रखिए आज के टाइम पे हम मल्टीपल अलील की बात करते हैं, लेकिन मेंडल के टाइम पर जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है, अभी जस्ट बिगिनिंग थी, तो उसे यही 2 कॉन्ट्रास्ट करेक्टर दिखे और लकली पी प्लांट में यही था, ठीक। तो आप उस एक्सेप्शन को इस मेंडल लॉ में नहीं लगा सकते क्योंकि आप आज की रिसेंट स्टडी को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दैट वाज ए बेस। तो इसने बोला कि भाई सर्टेन फैक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते 1 जनरेशन में, बट एक्सप्रेस करते हैं इन नेक्स्ट जनरेशन में, राइट। तो जो करेक्टर 1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करते बट अगली जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं उनको हम रिसेसिव करेक्टर कहते हैं, ठीक। तो चलो वो भी हम आगे डोमिनेंस में बताएंगे। तो उसने बोला कि जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर रहा वो ऐसा नहीं, वो कभी नहीं करेगा लेकिन किसी अगली जनरेशन में जाकर। क्योंकि यहां पर एक चीज क्लियर होगी कि एक ही करेक्टर एक्सप्रेस करता है दूसरा नहीं। बेस्ड ऑन दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया, और लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके डोमिनेंट की प्रेजेंस में उसे हम रिसेसिव कहते हैं, ठीक। इसके बाद एक और लॉ जो है वो मेंडल ने दिया, और उस लॉ से पहले मैं यहां पे बता रहा हूं कि देखियो प्योर टी और स्मॉल टी को जब हमने क्रॉस किया था तो टाल वाले ने एक्सप्रेस किया लेकिन डवार्फ वाले ने एक्सप्रेस नहीं किया। तो यहां पे इंडिकेट हो रहा है कि टाल वाला डोमिनेंट था लेकिन प्योर डवार्फ वाला जो था वो रिसेसिव था। बट इट डजंट मीन कि प्योर डवार्फ कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। प्योर डवार्फ ने एक्सप्रेस किया, लेकिन वो कहां जाके एक्सप्रेस किया था? उसने एक्सप्रेस किया था जब उसका साथी भी उसके जैसा होगा और वो मौका उसे मिला, वो अपॉर्चुनिटी उसे मिली इन F2 जनरेशन में, राइट। तो ये दोनों जो लॉज थे यूनिट और पेयर फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे मेंडल ने क्रॉस करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो मेंडल ने मैथमेटिकली कैलकुलेट भी किया, तभी उसके रिजल्ट भी लगे सेम आए हैं। प्लस वो काफी इंटेलिजेंट था, तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट को एक एक्सप्रेस भी किया कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा था इसमें। अगर वो एक्सप्रेस ना करता तो शायद वैसे रिजल्ट भी ना आते, राइट। फिर था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसने बोला कि भाई जो जीन होते हैं ये सेग्रीगेट कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जैसे कैपिटल टी है, ये 2 अलग अलग टी बन जाएंगे, राइट। और प्योर डवार्फ में जैसे देखिए एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये इकट्ठे नहीं रहेंगे। अगर ये इकट्ठे रहेंगे तब तो कैपिटल टी ही एक्सप्रेस करता रहेगा, स्मॉल टी कब एक्सप्रेस करेगा? इसका मतलब स्मॉल टी कैपिटल टी को छोड़ के जा भी सकता है, सो डैट वो अगली जनरेशन में एक्सप्रेस करे। तो कैपिटल टी अलग से गैमेट में जाएगा और स्मॉल टी अलग से गैमेट में जाएगा। तो इसे बोलते हैं सेग्रीगेट होना, ठीक। अगर करेक्टर सेग्रीगेट ही नहीं होंगे तो वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो चूंकि स्मॉल टी सेग्रीगेट होगा तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरे टी के साथ आने की, तो तभी वो एक्सप्रेस करेगा। अगर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो कभी एक्सप्रेस करेगा भी नहीं। चूंकि सेग्रीगेट करते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑफ लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कि भाई एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इट इज क्वाइट असेंशियल कि जो करेक्टर कंट्रोल करने वाले जीन हैं
वो सेग्रीगेट पक्का करे, मतलब वो अलील सेग्रीगेट पक्का करे। ठीक, तो ये जो 3 लॉज दिए हैं मेंडल ने, तो इसे आप फोकस में रखिएगा। अब मेंडल ने सोचा कि मैं एक स्टेप आगे चलता हूं। तो मेंडल जी क्या बोलते हैं कि भाई एक स्टेप आगे मैं कैसे चलूंगा। अब मैं एक एक करेक्टर की बात नहीं करूंगा, मैं 2 करेक्टर की बात करूंगा। तो 2 करेक्टर उसने कौन से सोचे, उसने सोचा कि अब मैं बात करूंगा कि सीड का कलर क्या है और सीड की शेप क्या है। ठीक है, एक स्टेप आगे चलना है। तो उसने राउंड सीड लिए जिसका कलर कॉटिलेडन का येलो था, और दूसरा रिंकल सीड लिए जिसका कलर ग्रीन था। तो पहले वो क्या कर रहा था, एक करेक्टर को फोकस कर रहा था, अब 2 हैं। तो नेचुरली जब 2 होगा, आप ऐसे लेके चलिए, आप प्लांट की हाइट और जो अभी आपने पीछे बढ़ा कि जैसे आपने प्लांट में टी लेके चले हुए थे, और फिर आप उसको स्टडी कर रहे हो कलर ऑफ द सीड के साथ, दोनों को लेके चले। तो यहां पर इन्होंने राउंड सीड को लेके चला कि सीड राउंड होना चाहिए और येलो कलर का है। 2 करेक्टर दिमाग में रखे। इसने सोचा कि चलो 2 करेक्टर लेके चलता हूं, फिर देखता हूं रिजल्ट क्या आता है। राइट, तो इसने लिया राउंड सीड जो कि कैपिटल आर से डिनोट किए, येलो कार्टिलेडन कैपिटल वाई के साथ, फिर रिंकल सीड स्मॉल आर के साथ डिनोट किया, एंड ग्रीन कार्टिलेडन जो कि स्मॉल वाई के साथ डिनोट किया। अब जो इनके गैमीट बनेंगे, तो आपको पता है ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, राउंड सीड और येलो कार्टिलेडन। तो हर एक का एक जीन तो गैमीट में जाएगा ही। राइट, इसका मतलब एक गैमीट में एक कैपिटल आर आएगा और उसके साथ एटलीस्ट एक वाई तो पक्का आएगा, क्योंकि ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर हैं। इसी तरीके से जो स्मॉल आर आएगा एक गैमीट में, और एक उसके साथ स्मॉल वाई आएगा। राइट, ये आना जरूरी है। वो क्यों, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है, इनकेस आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हम ये नहीं बोलते कि एक ही करेक्टर आएगा, भाई बाकी करेक्टर भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आईज आई लेकिन नाक ना आए। तो ये 2 करेक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये जो स्मॉल, मतलब जो डवार्फ वाला शो किया है, सॉरी रिसेसिव वाला शो किया है, तो यहाँ पर भी 2 ही इसके अलील सेग्रीगेट कर रहे हैं, एक गैमिट में, दूसरे गैमिट में 2 करेंगे। जब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन कराएगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता है क्या बनेगा, जो F1 जनरेशन है उसमें एक कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा, एक कैपिटल वाई होगा, एक स्मॉल वाई होगा। तो आप देखिए ये 2 डिफरेंट करेक्टर है, आर आर एक था, वाई वाई एक था, तो एक गैमिट के अंदर दोनों के जा रहे हैं। ठीक, तो अब ये क्या होगा, ये एक ऐसा सीड होगा जो ग्रो करेगा जिसमें राउंड सीड होंगे, येलो कार्टिलेडन होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो हाइब्रिड है। ठीक है, ये प्योर नहीं है। और जब इनकी सेल्फिंग करवाई जाएगी, तो सेल्फिंग का मतलब इसके गैमिट, तो देखिए इसके गैमिट कैसे बनेंगे। तो गैमिट ऐसे बनाओगे कि एटलीस्ट एक आर और एटलीस्ट एक वाई होना जरूरी है। तो आपके दिमाग में कैसे गैमिट बनेंगे, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई। ठीक, आर को खत्म कर दिया कैपिटल वाले को, और अब छोटे आर की बात करते हैं। एक छोटा आर, एक कैपिटल वाई, एक छोटा आर, एक छोटा वाई। तो मतलब 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट बनेंगे। क्यों, क्योंकि आर और आर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और वाई और वाई एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक आर को एटलीस्ट एक वाई चाहिए। तो आपके पास 4 आर हैं, 2 आर हैं, 2 वाई हैं, कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। और जब ये ऐसे गैमिट बनेंगे, तो आप इनकी जब सेल्फिंग करोगे तो वो चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मोस्टली बच्चे जो हैं यहाँ पर बड़ी सारी गलती करते हैं, बच्चों से ये चीज़ें मैनेज होती नहीं है, वो चार्ट लगातार गलत करते रहते हैं। तो आप घर जाके भी इसकी सेल्फिंग का चार्ट जो बनाया हुआ है, आप डायग्राम में देख रहे हो, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप इस चीज की गलती करोगे और मोस्टली चांसेस करोगे। तो इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा और दिमाग में रखिएगा, जहां जहां कैपिटल आर आया चाहे वो एक ही है तो वो राउंड रहेगा, जहां जहां कैपिटल वाई आया तो वो येलो रहेगा, और यहाँ पर 2 आर होंगे छोटे वाले तो वो रिंकल होगा, जहां पर छोटे वाई होंगे वो जो है वो ग्रीन रहेगा। ये दिमाग में रखिएगा और उस हिसाब से
इस चार्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग रट्टे के ऊपर जाओगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था जब सेल्फिंग करवाएगी तो एक्सपेक्टेडली क्या रिजल्ट जो है वो मेंडल के पास आया होगा। मेंडल ने आफ्टर ऑल क्रॉसिंग तो करवाई और ऑब्वियसली बात है अब वो दो करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले तो एक करेक्टर था तो सरल था, हम एक ही चीज की ओर फोकस कर रहे थे। अब दो करेक्टर है तो स्लाइटली टफ है ना। तो अब आप दो दो करेक्टर को दिमाग में लेके चलेंगे कि भाई दो करेक्टर जब आपस में शफल करेंगे तो वो क्या बनेंगे और क्या उनका रिजल्ट आना चाहिए। तो ये आपके पास सामने चार्ट पड़े हुए हैं। आप देखिए कुछ ऐसे हैं कि जो राउंड सीड हैं येलो हैं और कुछ ऐसे हैं जो रिंकल सीड हैं लेकिन येलो हैं। मतलब राउंड और रिंकल जो है वो तो सेग्रीगेट कर रहे थे लेकिन कलर की अदला बदली हो चुकी है। पहले ग्रीन रिंकल थे लेकिन अब देखिए ग्रीन राउंड वाले भी बन चुके हैं। तो इट मीन्स यहां पर आपको क्या पता चल रहा है कि सेल्फिंग कराने के बाद जो राउंड सीड और येलो कॉटिलेडन है ये दो करेक्टर हमेशा के लिए इकट्ठे नहीं रहे। तो कॉमनली अगर मैं ह्यूमन बीइंग एग्जांपल दूं तो आप नहीं सोच सकते कि अगर मेरी आईज फादर जैसी है तो मेरा नाक भी फादर जैसा होना चाहिए। नहीं, हो सकता है आईज आपके फादर की हो, नाक आपकी मदर का हो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारे ट्रेट एक ही साइड से आए। तो मेंडल ने ये चीज यहां पर नोटिस की थी कि भाई जब मैं दो करेक्टर लेके चला तो वो दो करेक्टर इकट्ठे नहीं रहे, वो सेग्रीगेट कर गए। तो वो आप इस चार्ट में देख रहे हैं, यही चार्ट है गैमेट के साथ, राइट। तो जब ये तो देखिए जब यहाँ पर ये वाले गैमेट को इन गैमेट के साथ क्रॉसिंग करवाएगी तो आप नोटिस कीजिए कि क्या बना। अभी अभी मैंने डिस्कस किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो आप देखेंगे यहाँ पर राउंड सीड येलो कार्टिलेडन वाले तो बने ही बने थे, इसमें कोई दो राहे बात नहीं है। अपनी कॉपी बट के ऊपर इन एडिशन टू दिस ऐसे बना यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनली चीजें भी बनी, फिर रिजल्ट पे राइट। क्योंकि और वो जो एक्सेप्शनली चीजें थी 100% गलती वो क्या आ रही थी, 70% जो राउंड वो आ रही थी ग्रीन कलर का होना बट सीड जो है वो राउंड होगा, जो रिंकल राइट। तो है और येलो कलर येलो कलर का होना बट सीड जो है रिंकल का होना। तो यहाँ पर ये जो दो बने ये शफलिंग का फैक्टर है क्योंकि राउंड हमेशा येलो होता था लेकिन यहाँ राउंड ग्रीन हो गया। रिंकल हमेशा ग्रीन होता था लेकिन इस टाइम पर वो येलो कलर का हो चुका है, अगर आपको लग रहा था राइट। आपके पास तो अब आप काउंट कीजिएगा तो आपको देखो येलो और राउंड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैपिटल वाला ठीक है। कैपिटल वाई और ग्रीन कलर के राउंड वाले कितने हैं 3। ये ग्रीन कलर के रिंकल की सॉरी येलो कलर के रिंकल कितने हैं 3, बिना बी राइट। और ग्रीन कलर का रिंकल जो कि प्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है 1। और ये तो आप देखिए रेशो क्या बन रही है कलर है 9:3:3:1 की रेशो बन रही है। मतलब 9 प्योर राउंड और येलो कार्टिलेडन वाले येलो सीड वाले, ठीक है। थोड़ा सा 3 जो हैं वो हाइब्रिड हैं राउंड इस स्लाइड में ग्रीन और ये था गैमेट का कॉम्बिनेशन। 3 रिंकल्ड येलो ये भी हाइब्रिड हैं और 1 प्योर रिंकल्ड क्या क्या रिजल्ट ग्रीन। तो यहाँ पर आप देखिए ये रेशो आपको दिखाई हुई है 9:3:3:1 और ये बनी है ड्यू टू गैमेट की सेल्फिंग की वजह से, राउंड सीड है ना। ग्रीन कार्टिलेडन मतलब तो ये 9 राउंड सीड येलो कार्टिलेडन है हेटेरोजाइगस जो आपको दिख रहा है, आप टेबल पर भी देख सकते हो। ये 1 जो प्योर ग्रीन और रिंकल था तो ये पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें जो बीच के जो 3 है ग्रीन है राउंड है ये हाइब्रिड है, 3 है रिंकल्ड है येलो वाला ये भी हाइब्रिड है। मतलब हाइब्रिड क्या शफलिंग का फैक्टर है जो पर्टिकुलरली बोला जाए तो करेक्टर की शफलिंग हो चुकी है। का मतलब अब आप बोलोगे पीछे तो 3:1 रेशो चल रही थी, यहाँ 9:3:3:1 चल रही है तो ये तो रेशो बदल गई। नो डाउट तो नहीं बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान से देखो तो 9:3 को हम कैसे लिख सकते हैं 3:1 क्योंकि 9/3 क्या होता है 3 का टेबल पढ़ो 3 3 9, ठीक है 3:1 और वो 3:1। तो दो कैरेक्टर आप लेके चले हो और दोनों में रेशो क्या बन रही है 3:1 एंड 3:1।
कंफ्यूज नहीं होना कि आप बोलोगे यहाँ सर पर 9:3 एक 3:1 चीज कैसे बन गया। देखने भाई को 9 को मिली 3 से थी डिवाइड कि करो कि 3:1 नहीं समझ आएगा गया ना। था कि चाहे तो मोनो 2 हाइब्रिड कैरेक्टर हो लिए चाहे तब भी डाई 3:1 हाइब्रिड रेशियो आ रही थी, एक रेशियो कैरेक्टर लिया सेम तब भी रहेगी, 3:1 आ रही चीजें थी। सेम रहेगी, तो कोई रेशियो जो है डोमिनेंट होगा, कोई वो रिसेसिव सेम होगा, रह रही है रिसेसिव वाला अगली अगर आप जनरेशन में फिनोटाइप की एक्सप्रेस बात करेगा, करेंगे, डोमिनेंट वाला होगा तो रिसेसिव राइट। तो फिनोटिपिकली रेशियो एट एनी कास्ट इट रिमेन द सेम। इसने दो कैरेक्टर को अब स्टडी किया तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो करेक्टर है कंट्रोलिंग डिफरेंट ट्रेड्स वो इकट्ठे नहीं जाते, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इसी के ऊपर बेस के ऊपर मेंडल ने एक लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या बोला मेंडल जी ने इस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर। तो चूंकि ये इसी के ऊपर बेस्ड है जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, तो होपफुली आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि जो अलील हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक। ये इकट्ठे नहीं रहते और कोई भी अलील एक दूसरे को रिसीव कर सकता है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो क्या वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुए? तो मेंडल ने ये बताया कि क्यों जरूरी नहीं है कि करेक्टर्स इकट्ठे जाएंगे ए गैमेट के साथ। इस चीज को ना आप दिमाग में रख लेना, मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, जो ह्यूमन बीइंग में जो एनिमल्स में होता है वही प्लांट्स में चला जा रहा है। अब एक चीज और, मेंडल ने 4 लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सॉरी लॉ ऑफ यूनिट करेक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन आपको पता है लॉ वर्ड हम तब यूज करते हैं जब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, अगर उसकी कोई एक्सेप्शन निकल जाए तो वो लॉ नहीं रहता। यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुआ था आउट ऑफ द 4 लॉ सिर्फ एक ही है जो यूनिवर्सली वैलिड है, दैट इज लॉ ऑफ कि भाई at the सेग्रीगेशन। time of gamete ये formation यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आज के टाइम पे जो बाकी हैं वो प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, लॉ सिर्फ एक ही है, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। और जो उन 23 के ठीक, ऊपर जैसा जो कहता है कि गैमेट जो है जो ये कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नहीं जा सकते। सेग्रीगेशन करते हैं, दैट वाज ऑल अबाउट ठीक, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड वन अलील फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या कहता है कि इट इज द ओनली लॉ विदाउट एनी एक्सेप्शन, इट स्टेट दैट ईच ट्रेट कंसिस्ट ऑफ 2 अलील विच सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यूनिवर्सली तो भाई जो ट्रेट है इसमें तो 2 अलील बोले, आजकल मल्टीपल अलील भी लेके चलो, लेकिन वो अलील हमेशा इकट्ठे नहीं चलते, वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। जैसे किसी का अगर ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए है चाहे ओ है, तो गैमेट में जहाँ ओ जाएगा जहाँ ए जाएगा, दोनों इकट्ठे नहीं जाते। इट मीन सेग्रीगेट करना जरूरी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट मेंडल्स के जो डिफरेंट लॉज हैं वो कैसे पता चले, क्योंकि मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। तो विद दिस मुझे लगता है कि आपको इन 4 लॉज, जो आज के टाइम पे 3 प्रिंसिपल और एक लॉ है, इनकी समझ आ गई होगी। घर जाके इसकी प्रैक्टिस पक्का कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इसकी एक्सेप्शन शुरू होती है। जब आपको बेस नहीं पता होगा तो एक्सेप्शन पता नहीं चलेगी।